दोस्तों मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एकदम न्यू कहानी जिसका नाम है जूली। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे ट्विस्ट है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को कहानी समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग इस अपनी कहानी के इंटरेस्टिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जूली ठक्कर विला में आज खुशी का माहौल था, जैसे कोई उत्सव हो। और हो भी क्यों ना, आज शाम की फ्लाइट से ठक्कर खानदान का इकलौता वारिस और आकाश इंडस्ट्रीज का भावी सीईओ ईशान ठक्कर अमेरिका से पूरे 8 महीने की स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा था। सृष्टि ईशान ठक्कर की पत्नी की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी। उसने खुश होकर अपने आप से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर अपने अजन्मे बच्चे से बातें करते हुए बोली, देखना बेटे, तुम्हें देखते ही तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। उसे 8 महीने पहले अपनी शादी की बात याद आ रही थी। उसके गुणों को देखकर आकाश इंडस्ट्री के मालिक यशवंत ठक्कर और उनकी पत्नी गौरी ठक्कर ने उसे उसके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार से अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया था। घटना छोटी सी थी, लेकिन यशवंत ठक्कर के दिल को छू गई थी। छुआ यूँ था कि यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर माँ ज्वाला देवी के दर्शन कर अपनी कार से वापस लौटकर मुंबई आ रहे थे। तभी एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार खाई में लुढ़क गई। माता रानी की असीम कृपा से कार कुछ घने पेड़ों की शाखाओं के बीच अटक गई, जिसे गांव वालों की मदद से नारायण सिंह परमार ने बाहर निकलवाया। दुर्घटना में यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर दोनों ही घायल हो गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई थीं। वैद्य नारायण सिंह परमार ने उन सबको अपने घर पर 15 दिनों तक रखा और अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उनका इलाज करके पूरी तरह से उन्हें स्वस्थ कर दिया। इसी दौरान बिन माँ की बच्ची सृष्टि ने यशवंत और गौरी की खूब सेवा की। सृष्टि के मीठे व्यवहार और रहन सहन की सादगी से यशवंत और गौरी का दिल जीत लिया था और उसी समय उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन यशवंत ठक्कर का बेटा ईशान इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जबकि यशवंत ठक्कर ने वापस आकर अपना निर्णय ईशान को सुनाया तो वो एकदम से बोल पड़ा, आप दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतना हाई एजुकेटेड होते हुए भी गांव की एक पहाड़ी लड़की से शादी करूंगा? सृष्टि काफ़ी खूबसूरत और गुणवान है। इतनी अच्छी लड़की मिलना सौभाग्य की बात है। यशवंत ठक्कर ने कहा, माता रानी की असीम कृपा से अब वो हमें मिली है बेटा। हर तरह से वो तुम्हारे लायक है, गौरी ठक्कर ने समझाते हुए कहा। फिर भी ईशान अपनी बात पर अड़ा रहा। काफ़ी समझाने और गौरी की जीत के बाद वह शादी के लिए राजी हुआ। बेमन की शादी कर सृष्टि को घर लाने के अगले ही दिन वह यशवंत से बोला, डैड, मैं स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आज रात की फ़्लाइट से ही अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी यह ट्रेनिंग तो 15 दिनों के बाद शुरू होने वाली थी। मैं आज सृष्टि का वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला था, उसे भी साथ लेकर जाते। मैं आज रात ही जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है। इतना कहकर ईशान घर से ऑफिस के लिए निकल गया और उसके बाद आज पूरे 8 महीने हो गए थे जबकि वह वापस आ रहा था। गौरी सृष्टि के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखना बेटा, ईशान पिता बनने की खबर सुनकर कितना खुश हो जाएगा और तुम्हें खूब प्यार करेगा। सृष्टि खुशी से शर्मा गई और गौरी से लिपट गई। शाम को घड़ी की आगे बढ़ती सुइयों के साथ सबको ईशान का इंतजार था। आखिर जैसे ही रात के 8 बजे ईशान घर में दाखिल हुआ, उसके आने की खबर से यशवंत ठक्कर, गौरी और सृष्टि तीनों लिविंग रूम में आ गए। ईशान ने यशवंत और गौरी के पैर छुए और अपने साथ आई एक इंडो अमेरिकन लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मॉम डैड, मिलिए इससे, यह है मेरी पत्नी जिनी। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी पत्नी तो सृष्टि है, गौरी ने गहरे दुख और आश्चर्य के साथ कहा। वह केवल आपकी बहू है मॉम, मेरी पत्नी नहीं, ईशान ने थोड़े गुस्से से कहा। बेटा, वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, गौरी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। यशवंत ठक्कर गुस्से में बोले, ईशान, कान खोलकर सुन लो,
यह इंडो अमेरिकन लड़की जीनी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, चाहे जो भी हो जाए। कोई बात नहीं डैड, मैं और जीनी अब आपसे अलग रह लेंगे। ईशान की यह बात सुनकर यशवंत कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी किसी की गिरने की आवाज़ धड़ाम से आई। उन्होंने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा तो सृष्टि बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई थी। यशवंत और गौरी तुरंत भागकर सृष्टि के पास आए। यशवंत ने तुरंत हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। उधर ईशान जिनी के साथ वहां से चला गया। यशवंत और गौरी सृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उसे इमरजेंसी में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और अभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा। यशवंत ने बिना देर किए ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। उधर मुंबई के ताज होटल के एक शानदार स्वीट्स में बैठी जीनी ने ईशान से पूछा, डार्लिंग, जब तुम शादी के अगले ही दिन अमेरिका चले गए थे तो वो सृष्टि तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन गई? ईशान ने सिर झुकाकर कहा, दरअसल शादी के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत शराब पी ली थी। रात में सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ मेरे बेड पर सृष्टि दुल्हन के कपड़ों में आधी जगी आधी सोई हुई बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरती और नशे में मैं अपने होश को खो बैठा और ओह शिट, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रियली सॉरी। इतना कहते हुए ईशान ने जीनी को अपने बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। लगभग 2 घंटे तक चले कठिन ऑपरेशन के बाद सीनियर डॉक्टर सुनीता दास बाहर आईं और दुखी स्वर में यशवंत से बोली, सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। ओ नहीं, यह कहते हुए यशवंत की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने भारी आवाज़ में पूछा, क्या हम उन दोनों को देख सकते हैं? डॉक्टर सुनीता दास बोली, सॉरी सर, अंतिम समय में सृष्टि मैडम को 2 मिनट के लिए होश आया था और उन्होंने कहा था कि उनकी और उनके बच्चे की बॉडी केवल उनके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार को ही दी जाए। यशवंत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, हमारे नालायक बेटे ने उसके साथ जो किया उसके बाद उसका यह फैसला बिल्कुल सही है। गौरी ने नम आंखों से डॉक्टर से विनती की, क्या हम दूर से उसे देख सकते हैं? ओके, आइए मेरे साथ। डॉक्टर सुनीता दास ने उसे मार्च्यूरी तक ले गई और वहां लगी शीशे की खिड़की से 2 सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लाशों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह सृष्टि है और उनके बगल में उनका बच्चा। माँ और बच्चों की लाश देखकर गौरी फकर फकर कर रो पड़ी। उधर ताज होटल के स्वीट्स में ईशान और जीनी खाना खाकर सोने ही जा रहे थे कि तभी ईशान का फ़ोन बज उठा। ईशान ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से यशवंत की दुखी आवाज़ सुनाई दी, खुश हो जाओ, सृष्टि और तुम्हारा बच्चा दोनों ही इस दुनिया से चले गए। बॉडी की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी है। ईशान ने तुरंत कॉल काटी और व्हाट्सएप खोला। उसमें से एक औरत और 2 नन्हे बच्चे के सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लाश की तस्वीरें थीं। उन्हें देखकर ईशान के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आज से 7 साल बाद दोस्तों, यहाँ से कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली के एक बड़े और देश के प्रसिद्ध अस्पताल के सेमिनार हॉल में सीनियर सर्जन डॉक्टर गोविंद माथुर और युवा डॉक्टर जूली ठक्कर के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही थी। सर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पेशेंट को मैं बिना सर्जरी के आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से एकदम ठीक कर दूंगी। नो डॉक्टर जूली, यह पॉसिबल ही नहीं है। अभी वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग में दुनिया भर की सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन ही सजेस्ट किया है। मैं आपके कहने पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे केवल 15 दिन दीजिए। अगर इन 15 दिनों में पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो आप सर्जरी के लिए ले जा सकते हैं, और अगर पेशेंट की हालत अभी से अधिक खराब हो गई तो मैं डॉक्टरी की अपनी डिग्री जला दूंगी और खुद को एक मर्डरर के रूप में देखते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी। डॉक्टर जूली का यह आत्मविश्वास देखकर डॉक्टर गोविंद माथुर ने उनकी बात मानते हुए कहा, ओके डॉक्टर जूली, मैं आज ही उस पेशेंट को आपके वार्ड में ट्रांसफ़र करता हूँ। थैंक्स ए लॉट सर।
जूली ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। जूली को इस नए पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किए अभी घंटे भर ही हुए थे कि उसके फ़ोन का अलार्म बज उठा। उसे याद आया कि उसे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना है। उसने अपने जूनियर को कुछ ज़रूरी निर्देश दिए और कार लेकर निकल गई। कार ड्राइव करते हुए आज जूली को 7 साल पहले हुई वह घटना याद आ रही थी जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। आज से 7 साल पहले जब वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुई थी तब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के कुछ देर बाद ही उसने अपने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर सुनीता दास ने जब उसे यह खुशखबरी सुनाई तो खुश होने की वजह वह रो पड़ी। उसने डॉक्टर सुनीता दास का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर कृपया मेरी हेल्प करें। और फिर उसने डॉक्टर सुनीता दास को अपनी सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर सुनीता भावुक होकर बोली, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज़ मेरी सास को बोल दीजिए कि उनकी बहू और बच्चे अब आप उन्हें बचा नहीं सकी। पर यह तो सरासर झूठ होगा। डॉक्टर प्लीज़, मुझे मालूम है कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक अपमानित जीवन में नहीं जी सकती। अगर उन्होंने मेरी बॉडी देखनी चाही तो उन्हें बोल दीजिएगा कि मेरी बॉडी केवल मेरे पापा को देने के लिए कहा है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, यह कहकर डॉक्टर सुनीता दास ने उस मार्च्यूरी में मौजूद एक बॉडी ही यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर को दिखा दी थी। फिर सृष्टि ने अपना नाम बदल लिया और जूली बन गई। अपने बाबा वैद्य नारायण सिंह परमार की सलाह पर उसने आयुर्वेदिक डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। हालांकि अपने बाबा के साथ रहते हुए उसे आयुर्वेदिक उपचारों का गहरा ज्ञान पहले से ही था। वो कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की भी पहचान कर लेती थी जिन्हें आयुर्वेद पहचान के अभाव में दुर्लभ माना जाता है। इन्हीं विशेष गुणों के कारण जब जूली डॉक्टर जूली बन गई, जो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उसे ऑफर लेकर भेजकर अपने वहां नियुक्त कर लिया। ड्राइव करते हुए जूली ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, पूरे 7 साल हो गए सृष्टि से जूली बने हुए और अस्पताल में जॉब करते हुए पूरे 2 साल हो गए। बच्चों का स्कूल आ गया था। जूली ने कार पार्क की और स्कूल के गेट पर पहुंची। वहां उसे उसकी प्यारी सी बेटी श्रीमा मुस्कुराते हुई खड़ी मिली। जूली को देखते ही वह दौड़कर आई और मम्मा कहकर उससे लिपट गई। जूली ने इधर उधर देखते हुए पूछा, श्री तेरा भाई कहाँ है? मम्मा, दक्ष को मैम ने रोक रखा है, आने नहीं दे रही हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने कोई शरारत की? नहीं मम्मा। श्रीमा की बात सुनकर जूली काफ़ी टेंशन में आ गई। दक्ष काफ़ी समझदार और गंभीर बच्चा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैम ने दक्ष को क्यों रोक रखा है। जूली ने बदहवास होकर सीमा से कहा, चल चल कर देखते हैं आखिर दक्ष को मैम ने क्यों रोक रखा है। सारे बच्चे आ गए, एक वही अभी तक नहीं आया। हाँ मॉम चलो। स्कूल के अंदर जाकर जूली ने देखा तो वो अभी भी उलझ गई। दक्ष बीच में चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था और उसे घेर कर कई टीचर खड़े उससे कुछ कह रही थी। जूली तेजी से लगभग भागती हुई क्लास टीचर के पास गई और बोली, मैम क्या हुआ? क्या किया मेरे बेटे ने जो उससे आप सबने रोक के रखा हुआ है? क्लास टीचर मिस डिसूजा ने जूली को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कुछ नहीं डॉक्टर जूली, आप दक्ष को ले जा सकती हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? जूली ने गहरे आश्चर्य से पूछा। जवाब में मिस डिसूजा ने कहा, कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर जूली को देखा और वहाँ से चली गई। उनके साथ की बाकी टीचर्स भी एक एक करके वहाँ से चली गईं। जूली ने दक्ष का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दक्ष से पूछा, बेटा दक्ष, वे सभी टीचर तुम्हें ऐसे घेर कर क्यों खड़ी थी? मॉम, वे कह रहे थे कि देखो इसका चेहरा हमारे स्कूल के नए प्रेसिडेंट मिस्टर ईशान ठक्कर से मिलता है। फिर एक मैम ऑफिस के स्कूल मैनेजमेंट की फाइल ले आई और सभी उसमें लगी न्यू प्रेसिडेंट की फ़ोटो में मेरे फेस को कंपेयर कर रहे थे। दक्ष ने मासूमियत के साथ कहा। यह सुनकर जूली अंदर से कांप उठी। दक्ष का चेहरा हूबहू ईशान ठक्कर की तरह ही था, लेकिन मुंबई से दूर दिल्ली जैसे महानगर में ईशान ठक्कर ऐसे उससे टकराएगा, यह जूली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह घबराहट से एकदम पसीने पसीने हो गई। दक्ष का चेहरा ईशान ठक्कर से हूबहू मिलता था, ये तो वो जानती थी, पर एक दिन ऐसी भी स्थिति आएगी उसने कभी नहीं सोचा था।
एक पल को उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही घूम गई है, लेकिन फिर उसने खुद को सामान्य किया और बोली, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपस में मिलते हैं। पता नहीं यह बात इन टीचर्स को क्यों नहीं पता। मम्मा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने टीचर्स की बातों को सीरियसली नहीं लिया, दक्ष ने कहा। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही। अच्छा बताओ, तुम दोनों आइसक्रीम खाओगे? हाँ मम्मा, मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूँगी, इस बार श्रीमा ने चहकते हुए कहा। श्री जहाँ देखने में खूबसूरत थी, वहीं चुलबुली, समझदार और दिमाग से भी काफ़ी तेज थी। वह समझ गई थी कि उसकी माँ माहौल को हल्का करने के लिए उन्हें आइसक्रीम खिलाना चाहती है। जूली जब बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही थी, तभी उसके अस्पताल से कॉल आ गया कि एक नए पेशेंट की हालत ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जूली ने दोनों बच्चों को घर पर ड्रॉप किया और उन्हें समझाया कि तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करना और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना, और हाँ, किचन में रखा खाना निकाल कर खा लेना। दोनों ही बच्चे जूली की व्यवस्था को समझते थे और उसके घर पर न रहने पर हमेशा समझदारी से रहते थे। लेकिन आज श्री के अंदर खोज का एक कीड़ा बुलबुला रहा था। वह अपने स्कूल के नए प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी। उसने जब यह बात दक्ष को बताई तो उसने कहा कि हाँ श्री, मैं भी अपने स्कूल के उस प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। तो फिर चलो पहले मम्मा के लैपटॉप पर सर्च करते हैं और फिर बाद में खाना खाएंगे। हाँ, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ, दक्ष ने कहा। श्री ने लैपटॉप खोलकर सर्च में अपने स्कूल का नाम और न्यू प्रेसिडेंट टाइप किया तो ईशान ठक्कर का नाम के साथ उसकी फ़ोटो सामने आ गई। फ़ोटो देखते ही श्री आश्चर्य से चिल्ला उठी, अरे दक्ष, देखो इसकी शक्ल तो सच में तुमसे मिलती है। अरे गजब! फ़ोटो देखकर दक्ष भी आश्चर्य से बोल पड़ा। दक्ष, अब इनके बारे में सर्च करते हैं, श्री ने कहा। नहीं श्री, सर्च हिस्ट्री मम्मा देखेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, रहने देते हैं, दक्ष ने गंभीर होकर कहा। लेकिन मम्मा को बुरा क्यों लगेगा? श्री ने आश्चर्य से पूछा। तुम इतना नहीं समझती क्या? अगर इनमें कोई अच्छी बात होती तो मम्मा हमें खुद ही बता देती। हाँ, सही कहा तुमने, चलो लैपटॉप बंद करके वापस रख देते हैं। ये कहकर श्री ने लैपटॉप बंद किया और उसकी जगह पर जाकर रख दिया। आ जाओ श्री, खाना खाते हैं, मैंने तुम्हारा खाना भी निकाल दिया है। खाने की प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखते हुए दक्ष ने कहा। बस अभी आई। उधर जैसे ही जूली हॉस्पिटल पहुंची, उसकी जूनियर ने उसे नए आए पेशेंट की हालत बताते हुए कहा, मैम, उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही है, इसीलिए डॉक्टर गोविंद माथुर ने आपको तुरंत कॉल करने को कहा। ओके, मैं अभी देखती हूँ, शायद उन्हें इन्फ्यूज़न मसाज की ज़रूरत होगी, तुम तुरंत इनकी तैयारी करो। कहते हुए जूली तेजी से पेशेंट के रूम में चली गई। अभी जूली अपने निर्देश में पेशेंट को इन्फ्यूज़न मसाज, जड़ी बूटियों के जत्व के मसाज करने ही जा रही थी कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर का फ़ोन आया। डॉक्टर जूली, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे चैम्बर में आइए। सॉरी सर, मैं अभी बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट में बिज़ी हूँ, 10 मिनट बाद आऊँगी। ओके डॉक्टर जूली, मैं वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद जूली अपने हरे ग्राउंड कैप और मास्क पहने हुए डॉक्टर के चैम्बर में पहुंची तो देखा कि वहां डायरेक्टर के सामने एक कपल बैठा हुआ था। पीछे से देखने पर उनके कपड़ों से जूली ने अंदाज़ा लगाया कि दोनों काफ़ी पैसे वाले हैं। जूली के मन में घृणा की एक लहर दौड़ पड़ी। अपने जीवन के साथ हुए खिलवाड़ के बाद वह पैसे वालों से दूरी बनाकर रखती थी। जूली को देखते ही डायरेक्टर ने कहा, आओ डॉक्टर जूली, इनसे मिलो, ये है हमारे देश के बिजनेस टाइकून मिस्टर ईशान ठक्कर और ये हैं इनकी बेटर हाफ मिसेस जीनी ठक्कर। अभी ईशान और जीनी जूली की तरफ मुड़कर देखते इससे पहले जूली ने अपनी कैप थोड़ा सा नीचे खिसका लिया और मास्क को और ऊपर चढ़ा लिया, अपने चेहरे का अधिकतम हिस्सा ढक लिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने आगे कहा, मिस्टर ठक्कर लगभग एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी एक्सपर्ट से इन्हें इलाज के लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। मुझे तुम पर गर्व है डॉक्टर जूली। थैंक्स सर, लेकिन आपको तो मालूम है कि मुझे धनवान करोड़पति का इलाज करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हॉस्पिटल में ज्वाइन करने से पहले ही मैंने आपको अपनी यह शर्त बता दी थी कि आपके इस एग्री करने के बाद ही मैंने यहाँ पे जॉब के लिए साइन किया था।
सो आई एम सो सॉरी। इतना कहकर जूली तेजी से डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गई। जूली को ऐसे बोलकर बाहर जाते ही ईशान ठक्कर जोर से चीखा, यह ऐसा कैसे कर सकती है? जिस डॉक्टर को अमेरिका का बेस्ट हॉस्पिटल म्यूरो क्लिनिक रिमेंड्स कर रहा हो, वह इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मैं डॉक्टर जूली से आपके ट्रीटमेंट के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा, डायरेक्टर ने कहा। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल अभी के अभी खरीद सकता हूँ। जानता हूँ सर, लेकिन आपके हॉस्पिटल खरीद लेने से डॉक्टर जूली आपका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगी। यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लीज़ आप शांत हो जाइए और मुझे कोशिश करने दीजिए। अगर डॉक्टर जूली मेरे ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो गई तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ी डोनेशन दे दूंगा। इतना बोलने के बाद अचानक ईशान के शरीर में ऐसे पसीना टपकने लगा जैसे किसी भींगे हुए कपड़े को निचोड़ा जा रहा हो। यह देखकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर घबरा गए और उसने तुरंत अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल किया। ईशान की ऐसी हालत देखकर जीनी तीखी आवाज़ में बोली, बस इसी कारण से तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मुझे अब तुमसे नफरत हो गई है। मिसेस ठक्कर, प्लीज़ अभी ऐसी कड़वी बातें मत बोलिए। मिस्टर ठक्कर की हालत ठीक नहीं है, डायरेक्टर ने जीनी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। डायरेक्टर की बात सुनकर जीनी ने बुरा सा मुंह बनाया और ईशान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। फिर मन ही मन बोली, एक्चुअली आई हेट ईशान। ये जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जूली के मन में तूफान मचा हुआ था। वह जिस व्यक्ति का चेहरा पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहती थी, आज वही उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और उसे हॉस्पिटल की हवा भी भारी भारी सी लगने लगी थी। उसने अपने पेशेंट से संबंधित कुछ जरूरी निर्देश अपने जूनियर्स को दिए और छुट्टी लेकर घर चली आई। घर पर श्री और दक्ष अपने अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, इसीलिए घर में शांति थी। वह चुपचाप आकर बेड पर लेट गई। जूली को जल्दी घर आया देखकर श्री और दक्ष उनके पास आ गए, लेकिन दोनों ही उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सहम गए। दक्ष ने धीमी आवाज़ में पूछा, मम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम लोग जाकर अपना होमवर्क करो। जूली ने प्यार से दक्ष के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मा लाओ, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। श्री ने अपने नन्हे हाथ जूली के सिर पर रखते हुए कहा। मेरी प्यारी बिटिया, तुम जाकर होमवर्क कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। जूली ने श्री को अपने पास खींचकर प्यार करते हुए कहा। बच्चों को अपने पास से हटाने के बाद जूली का मन खूब रोने को हो रहा था, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे उसे देखकर परेशान हो जाते। उसने करवट बदलकर चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसे ईशान के साथ गुजारी हुई वह पहली और आखिरी रात याद आने लगी। उस रात शादी की सारी रस्में समाप्त होने के बाद जब वह अकेले कमरे में रह गई, वह चुपचाप जाकर बेड पर अधलेटी सी बैठ गई। रिश्ते की एक ननद आकर बता गई कि उनके भैया अर्थात ईशान बस कमरे में आने ही वाले हैं। वह काफ़ी देर तक ईशान का इंतजार करती रही, लेकिन शादी की रस्मों की थकान के कारण उसकी आंख बंद होने लगी। उसे हल्की सी झपकी आई ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि ईशान नशे में झूमता हुआ उसके सामने खड़ा था। जूली को अपनी तरफ देखता पाकर ईशान व्यंग से हंसा। शराब की तीखी गंध से जूली को उबकाई आने लगी। उसने किसी तरह अपने मन को कड़ा किया और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे में धुत ईशान उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हो चुका था और उसके बाद बेहद क्रूर व्यवहार करने लगा। शादी की सारी कोमल सपने उस रात ऐसे रौंद दी गई जैसे फूल के सुंदर बगीचे में कोई मतवाला हाथी रौंद देता है। उस रात का दर्द याद करके ना चाहते हुए भी जूली के आंखों में आंसू बहने लगे। तभी जूली का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो हॉस्पिटल डायरेक्टर का कॉल था। उनका मन किया कि वह कॉल रिसीव ना करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कॉल उठा लिया। हेलो सर। हेलो डॉक्टर जूली, सुना आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसीलिए आप घर पर चली गई। यस सर, देखिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर ईशान ठक्कर का इलाज कर दें, चाहे कुछ भी हो। आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते। सर आपकी बात सही है, लेकिन हर इंसान के जीवन में कुछ उसूल होते हैं। मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकती।
देखिए, अगर आप मिस्टर ईशान का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो मिस्टर ईशान ठक्कर हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ी रकम डोनेट करेंगे। ऐसे में हम आपकी सैलरी भी डबल कर सकते हैं। डायरेक्टर ने इस बार अपनी चाल चली। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर जूली ने कॉल कट कर दिया और किचन में जाकर डिनर बनाने के लिए तैयारी करने लगी। डिनर बनाते हुए उसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसने मोबाइल पर एक ऐप खोला और बच्चों सहित मालदीव जाने के लिए एक एयर टिकट बुक कर ली। साथ ही ऑफिस से छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन भी मेल कर दी। इसके बाद वह खुद को बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करने लगी। फिर वह बच्चों के साथ पार्क गई, वहाँ थोड़ी सी मस्ती की, डिनर किया और सोने जाने लगी। तभी फिर हॉस्पिटल से कॉल आया। इस बार कॉल उसके HR हेड मालती सिन्हा का था। मालती सिन्हा ने फ़ोन पर कहा, डॉक्टर जूली, आप ऐसे एक मिलेनियर पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। इससे हॉस्पिटल के फाइनेंशियल सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा और इसके लिए हॉस्पिटल आप पर एक्शन भी ले सकता है। मैं उस एक्शन का इंतज़ार करूंगी। इतना कहकर जूली ने फ़ोन रखा ही था कि डॉक्टर गोविंद माथुर का भी कॉल आ गया। अब जूली का दिमाग ठनका। वह समझ गई कि डायरेक्टर ने ही डॉक्टर गोविंद माथुर को कॉल करने के लिए कहा होगा। डॉक्टर माथुर ने फ़ोन पर कहा, मुझे अभी HR का कॉल आया था। आपने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली है और आप कहीं जा रही हैं। डॉक्टर जूली, आप मेरे इतने इम्पॉर्टेंट पेशेंट को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। सर, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उस पेशेंट के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं वीडियो कॉल पर लगातार अपने जूनियर के साथ बनी रहूंगी और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो अपनी छुट्टी कैंसिल करके तुरंत आ जाऊंगी। क्या ये रिस्की नहीं होगा? नहीं सर, वैसे भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए समय की ज़रूरत होती है। बाकी वह पेशेंट अभी स्टेबल है, इसीलिए कोई रिस्क नहीं है, जूली ने कहा। ओके डॉक्टर जूली, इस मामले में आप बेहतर समझती हैं। इतना कहकर डॉक्टर माथुर ने कॉल कट कर दिया। जूली समझ गई कि आज की रात ईशान ठक्कर के लिए हॉस्पिटल से उसके पास कई कॉल आने वाले हैं। इसीलिए उसने अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दिया और बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई। आज उसके मन में एक अजीब सा सुकून था और वह बहुत ही गहरी नींद में सो गई। जबकि आने वाले कॉल्स के कारण उसके मोबाइल की लाइट लगातार जलती बुझती रही। जूली ने सुबह उठकर देखा तो उसके मोबाइल पर पूरे 12 मिस कॉल्स आए हुए थे। उसने कुछ हॉस्पिटल के डायरेक्टर के थे और कुछ अनजान नंबरों से थे। जूली समझ गई थी कि अनजान नंबर वाले कॉल जरूर ईशान के किए होंगे। उसने मोबाइल चुपचाप टेबल पे रख दिया और बच्चों को उठाने चली गई। आज मालदीव जाना था, इसीलिए दोनों बच्चे श्री और दक्ष जूली की आवाज़ सुनते ही उछलकर बेड पर खड़े हो गए। श्री ने उठते ही पूछा, मॉम, हमारी फ्लाइट कब है? इवनिंग 5 बजे। बच्चों को खुश देखकर जूली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने श्री को प्यार से चूमते हुए कहा, लेकिन मॉम, हमारे स्कूल का क्या होगा? दक्ष ने ट्रिप की खुशी के बीच अपनी चिंता जाहिर की। मैंने तुम लोगों के प्रिंसिपल से भी बात कर ली है। जब हम ट्रिप से वापस आएंगे तुम्हारी क्लास टीचर रिटर्न क्लास वर्क तुम्हें दे देंगी। जूली ने मुस्कुराते हुए दक्ष को प्यार किया और कहा, ठीक है मॉम, क्या हम मालदीव में बहुत मस्ती करने वाले हैं? बिल्कुल मस्ती करने ही तो जा रहे हैं, लेकिन पहले तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, फिर साथ मिलकर हम पैकिंग करेंगे। जूली ने दोनों बच्चों को स्नेह से मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। हुर्रे कहते हुए दोनों बच्चे श्री और दक्ष बेड से कूदकर उतरे और ब्रश करने के लिए भाग गए। जूली वहीं खड़ी उन्हें देखकर सोचने लगी, यह अच्छा है कि मेरे बच्चे उस ईशान की तरह नहीं सोचते। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जूली अभी अपने ख्यालों में गुम ही थी कि उसका फ़ोन फिर से बज उठा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कॉल था। जूली पहले कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि डायरेक्टर उससे क्या कहने वाला है। वह डायरेक्टर से अभी बहस करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहती थी। इसीलिए वह मोबाइल को चुपचाप बजता हुआ देखती रही। जब मोबाइल की रिंग बंद हुई तो तब उसने अपने फ़ोन को साइलेंट करने के लिए सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह मोबाइल को साइलेंट मोड पर करती, उसका फ़ोन फिर से बज उठा। वो समझ गई कि डायरेक्टर आज उससे बात किए बिना नहीं मानेंगे। अगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो
वो घर पे भी आ सकते हैं। ऐसा सोचकर जूली ने बड़े बेमन से कॉल को रिसीव किया। फ़ोन पर डायरेक्टर की आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जूली, क्या ट्रिप पर जाने की पूरी तैयारी हो गई? गुड मॉर्निंग सर, अभी कुछ काम बचे हैं, उसे पूरा कर रही हूँ। क्या आप सच में नहीं रुकेंगी? नहीं सर, सॉरी। ओके ओके, अच्छा। क्या आप अपने असिस्टेंट डॉक्टर मित्तल से मिस्टर ईशान ठक्कर की बीमारी डिस्कस करके उन्हें उनका ट्रीटमेंट बता सकती हैं? सॉरी सर, मेरी नॉलेज करोड़पतियों के लिए नहीं है, जूली ने दृढ़ता से कहा और फ़ोन काट दिया। उसी समय दिल्ली के एक महंगे 5 स्टार होटल के एक रॉयल स्वीट्स में ईशान सोफे पर बैठा अपने किसी एम्प्लॉय से फ़ोन पर कुछ गंभीर बातें कर रहा था। तभी जीनी उसके पास आई और बोली, मिस्टर ईशान ठक्कर, तुम मुझे कब डिवोर्स दे रहे हो? ईशान ने चुप रहने का इशारा करते हुए फ़ोन पर अपनी बात जारी रखी। इससे जीनी का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया। वह आगे बढ़कर ईशान का फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए चिल्ला उठी, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर चाहे भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। ईशान ने पूरी जोर लगाकर जीनी को धक्का दिया, अपना कॉल काटा और चिल्लाया, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल पर बात कर रहा था? नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक, जाओ जो करना है कर लो। मैं तुम पर घरेलू हिंसा का केस करने जा रही हूँ, अभी के अभी। ईशान के धक्का देने से गिरी जीनी ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा, जो करना है करो, आखिर एक विदेशी खून का असर तो होगा ही न तुम पर। ईशान ने व्यंग से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा खून कौन सा अच्छा है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ सकता है? वह इस दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। मैं थूकती हूँ तुम पर, जीनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ओह, तो आज तुम्हें 7 साल बाद तुम्हें इस बात का ख्याल आया, इंटरेस्टिंग। ईशान व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला। जवाब में जीनी ने अपना पर्स उठाया और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, गो टू हेल, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाई नहीं न तो मेरा भी नाम जीनी नहीं। ईशान लापरवाही से मुस्कुराते हुए जीनी को जाता हुआ देखता रहा और जब वह कमरे से बाहर चली गई तब वह फिर से किसी के साथ कॉल पर बिजी हो गया। उधर जूली ने जैसे ही डायरेक्टर का कॉल काटा, उसकी फ्रेंड डॉक्टर सुलेखा का कॉल आ गया। जूली को यह संयोग थोड़ा अटपटा सा लगा, फिर भी उसने कॉल रिसीव कर सहजता से कहा, हेलो डियर, कहो कैसे याद किया? सुना तुम ट्रिप पर मालदीव जा रही हो। सुनकर जूली थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसके मालदीव जाने की बात रात भर में इतनी ज़्यादा फैल जाएगी ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने सुलेखा के से कहा, अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया मेरी ट्रिप के बारे में? हाँ, लेकिन अचानक यह मालदीव की ट्रिप कैसे प्लान कर लिया तुमने? बस बच्चों की जिद थी काफ़ी दिन से, तो सोचा अब चल ही जाते हैं। ओके, एंजॉय योर ट्रिप, कहकर डॉक्टर सुलेखा ने कॉल कट कर दिया। जूली समझ गई कि अब एक के बाद एक कई सारे कॉल उसकी सहकर्मियों के आने वाले हैं, इसीलिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपने आप से बोली, अब मैं अपना पूरा दिन बच्चों के साथ पैकिंग करने में और मस्ती करने में गुजारूंगी। फ़ोन अब मालदीव पहुँच कर ही ऑन करूंगी। जूली का पूरा दिन तनाव मुक्त और हंसी खुशी बीता। अपने जीवन में खुद को इतना हल्का और खुश पहली बार उसने महसूस किया था। शाम को उसने कैब बुलाया और बच्चों सहित एयरपोर्ट पहुंचकर चेक इन की लाइन में लग गई। टिकट काउंटर पर चेक इन के लिए जैसे ही जूली का नंबर आया, काउंटर पर बैठे शख्स ने जूली का टिकट देखकर उसे लौटने के लिए कहा, सॉरी मैम, इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप दिल्ली से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। सुनते ही जूली ने चौंक कर कहा, लेकिन मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से सिटी अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे अधिक तो नहीं मालूम, लेकिन हमारी अथॉरिटी के तहत ही ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार ने आपको दिल्ली से बाहर जाने के लिए रोक लगा दी है, इसीलिए हमें आपको चेक इन से वापस भेजने का आदेश है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, हाइप का बटन दबाना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।